प्रिय दर्शकों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। दर्शकों, आप सभी ने हमें इतना प्यार दिया है और हमारे चैनल को इतनी पॉपुलैरिटी दी है, उसके लिए मैं आप सबका तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। दर्शकों, हमारा प्रयास ये होता है कि हम हमारे इस चैनल पर आपको हमेशा ऑथेंटिक जानकारी, ट्रू जानकारी और वैल्यूएबल जानकारी आपको दे पाएं। और हमारा ये प्रयास होता है कि वो जानकारी बहुत ही साधारण शब्दों में हो ताकि आप सभी को वो बहुत आसानी से समझ आ सके। उसी कड़ी के अंदर दर्शकों, आज मैं आपके सामने एक ऐसे योग के बारे में बात करने जा रहा हूं जिसके बारे में आप लोगों ने सभी ने बहुत बार सुना भी होगा और आप में से बहुत से दर्शक उसके विषय में बहुत अच्छी जानकारी भी रखते होंगे। लेकिन उसके बावजूद भी जब आप कुंडली के अंदर उन योग को देखते हैं और फिर जब उसकी प्रेडिक्शन करते हैं तो हकीकत में रिजल्ट कुछ और होते हैं और कुंडली कुछ और कह रही होती है। ऐसा क्यों होता है? आज हम बात करेंगे एक ऐसे योग की जिसे हम कहते हैं पंच महापुरुष योग। दर्शकों, सबसे पहले एक चीज को समझना बहुत जरूरी है कि आखिर ये पंच महापुरुष योग है क्या। दर्शकों, 9 ग्रह होते हैं जिसमें से राहु और केतु एक छाया ग्रह हैं, जिनकी वजह से कोई भी योग नहीं बनते हैं, बल्कि वो ग्रहों को दूषित भी करते हैं और उनकी वजह से ग्रहण योग भी बनता है। लेकिन राहु और केतु की अपनी इतनी ताकत नहीं है कि वो खुद के दम पर कोई योग बना पाए। उसके बाद बात करें सूर्य की और चंद्रमा की। सूर्य और चंद्रमा ये दो ऐसे प्लैनेट हैं जो अपने आप में बहुत ताकत रखते हैं, क्योंकि सूर्य से लग्न कुंडली बनती है और चंद्रमा से चंद्र कुंडली बनती है और दोनों ही प्लैनेट स्थायी तौर पर हमारे जीवन में बहुत गहरा संबंध रखते हैं। जैसे चंद्रमा मन का कारक है, 2.25 दिन में अपनी राशि बदलता है और उसी से हमारे महीने बनते हैं, यानी एक माह का समय चंद्रमा से ही निर्धारित होता है। उसी तरीके से सूर्य भी हर एक माह के अंदर अपनी राशि बदलता है और उसका कार्यकाल भी निर्धारित है, यानी लगभग हर महीने की 14 तारीख के आसपास वो अपनी राशि बदलता है। जैसे आप लोग मकर संक्रांति के बारे में जानते हैं, यानी कि 14 जनवरी या कभी कभी 15 जनवरी को सूर्य मकर राशि में प्रवेश करता है, उसे ही संक्रांति कहते हैं, यानी मकर संक्रांति, यानी कि सूर्य का मकर राशि में प्रवेश। तो सूर्य की भी अपनी एक गति निर्धारित है, हर माह वो अपनी राशि बदलता है। चंद्रमा भी एक माह में अपना पूरा चक्र 12 राशियों का कर लेता है, इसलिए इन दोनों का विशेष महत्व है। अब बात आती है कि इन 4 प्लैनेट को हमने अलग कर दिया तो बाकी बचते हैं 5, और इन्हीं 5 ग्रहों से ये योग बनता है जिसे हम कहते हैं पंच महापुरुष योग। अब आपको आज एक बात समझ आ गई होगी कि ये पंच महापुरुष योग क्यों इन 5 ग्रहों से ही बनता है। कौन से 5 ग्रह? यानी कि जो 4 ग्रह हमने अभी डिस्कस किए, उसके अलावा जो बाकी के 5 ग्रह हैं, यानी कि मंगल, बुध, गुरु, शुक्र और शनि, ये 5 ग्रहों से ही ये पंच महापुरुष योग बनता है। और हर ग्रह से बनने वाले इस पंच महापुरुष योग का नाम भी अलग है। जैसे मंगल से यदि ये बनता है तो उसे रोचक नाम का पंच महापुरुष योग बोलते हैं। गुरुदेव बृहस्पति से यदि ये योग बन रहा है तो उसे हंस नाम का पंच महापुरुष योग बोलते हैं। और यदि ये शुक्र से बन रहा है तो उसे मालव्य नाम का पंच महापुरुष योग बोलते हैं। और यदि शनि से ये योग बन रहा है तो उसे शश नाम का पंच महापुरुष योग बोलते हैं। और यदि ये बुध से बन रहा है तो उसे भद्र नाम का पंच महापुरुष योग बोलते हैं। अब दर्शकों, आपको यह भी समझ आ गया कि कौन से ग्रह से कौन सा योग बनता है और उसका नाम क्या है। अब बात आती है कि 12 राशियों के लोग हैं, 12 लग्न की कुंडलियां बनती हैं। ऐसे में किस कुंडली के अंदर कौन सा योग हमारे लिए शुभ है या अशुभ है? दर्शकों, ये पंच महापुरुष योग यदि सूर्य और चंद्रमा यदि साथ आ जाएं ग्रह के,
तो भी ये भंग हो जाता है, और यदि नवमांश में ये नीच के हो जाए तो भी ये पंच महापुरुष योग भंग हो जाता है। लेकिन इसके साथ ही कुछ अपवाद भी जरूर हैं। जैसे यदि बृहस्पति के साथ में चंद्रमा आ जाता है तो उसे हम गज केसरी योग कहते हैं। ऐसे में यदि पंच महापुरुष योग बन रहा है और साथ में यदि चंद्रमा आ गया तो ये यहाँ पर सोने पे सुहागा हो गया, यानी यहाँ पर यह अपवाद हो गया कि चंद्रमा के साथ आ जाने से ये योग भंग हो जाता है। इसी तरीके से बुध से बनने वाले भद्र नामक पंच महापुरुष योग में यदि सूर्य साथ आ जाएगा तो बुध आदित्य योग भी बन जाएगा। ऐसे में यहाँ पर यह नियम लागू नहीं होता है कि सूर्य के साथ आ जाने से ये नियम कि यहाँ पर पंच महापुरुष योग नहीं बनता है। ये कुछ अपवाद यहाँ पर जरूर होते हैं। दर्शकों, उसी तरीके से रोचक नामक पंच महापुरुष योग में भी यदि चंद्रमा मंगल के साथ आ जाएगा तो लक्ष्मी नामक योग बनाएगा। ऐसे में यहाँ पर ये तीन ऐसे अपवाद हैं जो सूर्य और चंद्रमा के साथ आ जाने पर भी पंच महापुरुष योग को भंग नहीं करते हैं। अन्य कुंडली के अंदर ये योग फिर भंग हो जाते हैं यदि सूर्य और चंद्रमा साथ आ जाए, यानी शनि के साथ यदि सूर्य चंद्रमा आ जाए तो भी ये पंच महापुरुष योग जो शश नाम का पंच महापुरुष योग बनता है वो भंग हो जाएगा। और साथ ही यदि शुक्र के साथ भी चंद्रमा और सूर्य आ जाए तो ये पंच महापुरुष योग भंग हो जाता है। बाकी तीन योग यहाँ पर भंग नहीं होते हैं, बल्कि उनके अंदर एक विशेष योग्यता और आ जाती है। इस बात को भी यहाँ पर ध्यान रखना बहुत जरूरी है। तो मैं आज आपको इस वीडियो के अंदर इन्हीं पंच महापुरुषों में से एक योग के बारे में आपको बताने जा रहा हूं। दर्शकों, आज हम बात करते हैं बृहस्पति से बनने वाले हंस नामक पंच महापुरुष योग की, यानी गुरुदेव बृहस्पति से बनने वाले इस हंस नामक पंच महापुरुष योग के बारे में। जैसा कि मैंने आपको बताया कि यदि केंद्र के चारों घरों में से किसी भी एक घर के अंदर यदि स्वराशि का होकर के या अपनी उच्च राशि के अंदर बृहस्पति बैठा है तो ये हंस नामक पंच महापुरुष योग जरूर बनता है। बात करते हैं मेष लग्न की। मेष लग्न के अंदर चौथा भाव कर्क राशि का होता है और कर्क राशि में बृहस्पति सदैव उच्च के होते हैं। ऐसे में मेष लग्न के अंदर यदि चौथे भाव के अंदर उच्च का बृहस्पति बैठा है तो यहाँ पर यह हंस नामक पंच महापुरुष योग जरूर बनता है। और ऐसे जातक को जीवन के अंदर कभी भी सुख सुविधाओं का अभाव नहीं होता है, माता के प्रिय होते हैं और जीवन में जो वो सुख सुविधाएं चाहते हैं वो उनको जरूर मिलती है। बात करेंगे वृषभ लग्न की। वृषभ लग्न के अंदर ये हंस नाम का पंच महापुरुष योग नहीं बनता है, क्योंकि केंद्र के किसी भी घर में बृहस्पति बैठ करके ना तो स्वराशि के होते हैं और ना ही उच्च के होते हैं। ऐसे में वृषभ लग्न के अंदर ये हंस नामक पंच महापुरुष योग बनता ही नहीं है। अब बात करते हैं मिथुन लग्न की। मिथुन लग्न की कुंडली के अंदर ये पंच महापुरुष योग दो घरों में बनता है, सप्तम भाव में और दशम भाव में। सप्तम भाव में वो धनु राशि का है। ऐसे में यहां पर बैठ करके बृहस्पति व्यक्ति को शुभ फल जरूर देता है और दशम भाव में बैठ करके भी वो अपनी ही राशि में होगा। ऐसे में जातक को ये हमेशा शुभ फल प्रदान करेगा। मिथुन लग्न की कुंडली के अंदर भी बृहस्पति एक योग कारक प्लैनेट की भूमिका में होते हैं और केंद्र के दो घरों के स्वामी होते हैं। ऐसे में यदि सप्तम भाव में वो हैं या दशम भाव में हैं तो यहाँ पर ये हंस नामक पंच महापुरुष योग बनता है और जातक को शुभ फल जरूर देगा। सप्तम भाव में बैठ करके वैवाहिक जीवन का सुख देगा, व्यक्ति को ज्ञानवान सूझवान बनाएगा और व्यक्ति जो करना चाहता है उसको करने के रास्ते भी यहाँ पर बृहस्पति जरूर देगा। दशम भाव में बैठ करके यदि व्यक्ति अपने आप को टीचिंग प्रोफेशन से जोड़ के रखता है तो भी यहाँ पर ये उसे शुभ फल प्रदान करेंगे और जातक को अपने जीवन के अंदर, अपने करियर के अंदर, अपने प्रोफेशन के अंदर सफलताएं दिलाने में बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं। अब बात करते हैं कर्क लगन की। कर्क लगन की कुंडली के अंदर केंद्र में यदि बृहस्पति है तो ये हंस नामक पंच महापुरुष योग बनता है और कर्क लगन की कुंडली में यदि लग्न में ही बृहस्पति हो तो जातक बहुत ही बुद्धिमान होता है। बुद्धि उच्च कोटि की होती है, क्वालिटी ऐसी होती है जातक में कि
कि वो किसी का भी मन मोह सकता है। उसकी पर्सनालिटी से आपको कभी भी ये नहीं लगेगा कि ये जातक कोई हल्की बात कर भी सकता है क्या। बेशक वो चाहे अनपढ़ व्यक्ति क्यों ना हो, लेकिन फिर भी यदि लोगों के बीच में वो खड़ा होगा तो इस तरीके से अपनी बात रखेगा कि लोग उसको बहुत ही एजुकेटेड समझेंगे, एक ज्ञानवान सूझवान पर्सनालिटी समझेंगे। लोग उसकी बातों को हल्के में कभी नहीं लेंगे और जब भी वो राय देगा तो बहुत ही वैल्यूबल बात अपनी रखेगा। ये क्वालिटी कर्क लगन के अंदर यदि लग्न में ही बृहस्पति से हंस नामक पंच महापुरुष योग बन रहा हो तो जातक को क्वालिटी जरूर मिलती है। सिंह लगन की कुंडली के अंदर दर्शकों ये योग नहीं बनता है, क्योंकि केंद्र के किसी भी घर के अंदर बृहस्पति यदि बैठा है तो वो ना तो अपनी ही राशि का होगा ना ही अपनी उच्च राशि में होगा। ऐसे में सिंह लगन के अंदर ये योग नहीं बनता है। कन्या लगन की कुंडली के अंदर दर्शकों ये योग बनता है, क्योंकि केंद्र के 2 घरों का स्वामी बृहस्पति होता है। चौथे घर का मालिक भी बृहस्पति है और सप्तम भाव का मालिक भी बृहस्पति है। ऐसे में चौथे भाव में बृहस्पति बैठ करके जीवन के अंदर माता, वाहन, भूमि, गाड़ी, जमीन जायदाद, पैतृक संपत्ति का सुख देते हैं और सप्तम भाव में बैठ करके व्यक्ति को दाम्पत्य जीवन का सुख देते हैं, व्यक्ति की पर्सनालिटी को अच्छा बनाते हैं। पार्टनरशिप में काम करने के लिए एक अच्छी भूमिका भी यहाँ पर बृहस्पति बैठ करके जरूर देते हैं। तुला लगन की कुंडली के अंदर भी चंद्रमा होते हैं और उस राशि में बृहस्पति बैठ करके उच्च के हो जाते हैं। ऐसे में यदि चंद्रमा की राशि में बृहस्पति है, अपने उच्च राशि में है, तो हंस नामक पंच महापुरुष योग बनता है। लेकिन इस राशि में ये महापुरुष योग जातक को सिवाय परेशानी के और कुछ नहीं देता है। तो तुला लगन की कुंडली के अंदर ये हंस नामक पंच महापुरुष योग कभी भी शुभ फल नहीं देगा। बात करें वृश्चिक लगन की, तो वृश्चिक लगन की कुंडली के अंदर ये पंच महापुरुष योग बनता ही नहीं है, क्योंकि केंद्र के किसी भी घर के अंदर बृहस्पति ना तो स्वराशि का होता है और ना ही अपनी उच्च राशि में होता है। धनु लगन की कुंडली के अंदर भी ये योग बनता है और केंद्र के 2 घरों के अंदर बृहस्पति बैठ करके योग बनाते हैं। यानी कि लग्न के अंदर और चौथे भाव में यदि बृहस्पति हैं तो ये हंस नामक पंच महापुरुष योग बनता है और दोनों जगह बैठ करके जातक को ये बहुत ही शुभ फल देते हैं। लग्न में बैठ करके जातक को एक बुद्धिमान पर्सनालिटी बनाते हैं, व्यक्ति ज्ञानवान होता है, सूझवान होता है और बहुत अच्छी शिक्षा का मालिक भी होता है। और चौथे भाव में बैठ करके व्यक्ति को जीवन के अंदर ये हर चीज को सीखने समझने की क्षमता देते हैं। साथ ही जीवन के अंदर माता, वाहन, भूमि, गाड़ी, जमीन जायदाद, पैतृक संपत्ति का सुख भी बृहस्पति अपनी महादशा में जातक को जरूर दिलवाते हैं। अब बात करते हैं मकर लगन की। मकर लगन के अंदर भी दर्शकों ये पंच महापुरुष योग बनता है, क्योंकि सप्तम भाव का स्वामी चंद्रमा उस राशि में बृहस्पति उच्च के हो जाते हैं और ऐसे में बृहस्पति सप्तम भाव में बैठ करके हंस नामक पंच महापुरुष योग जरूर बनाते हैं मकर लगन की कुंडली में। लेकिन मकर लगन की कुंडली के अंदर ये पंच महापुरुष योग कभी भी शुभ फल नहीं देता है। ऐसे जातक को अपने जीवन के अंदर वैवाहिक जीवन में परेशानी भी आती है, साथ ही व्यक्ति को उसकी बौद्धिक क्षमता के अनुसार कभी भी उपलब्धियां नहीं मिलती है। यानी कि जातक जितना डिजर्व करता है उतना उसे कभी नहीं लेने देते हैं। व्यक्ति को अपनी प्रतिभा का कभी भी पूर्ण प्रतिफल नहीं देने देते हैं। मकर लगन की कुंडली के अंदर बृहस्पति सप्तम भाव में बैठ करके जब ये योग बनाते हैं। अब बात करते हैं दर्शकों कुंभ लगन की। कुंभ लगन की कुंडली में ये हंस नामक पंच महापुरुष योग नहीं बनता है। ऐसे में व्यक्ति को इस महापुरुष योग का कोई भी फल नहीं मिलता है। बात करते हैं मीन लगन की। मीन लगन की कुंडली के अंदर भी केंद्र के 2 घरों के स्वामी बृहस्पति स्वयं होते हैं। ऐसे में दशम भाव के अंदर यदि बृहस्पति है तो भी हंस नामक पंच महापुरुष योग बनता है और जातक को जीवन के अंदर एजुकेशन के क्षेत्र में बहुत अच्छी सफलता दिलाते हैं। और यदि व्यक्ति जुडिशरी लाइन में है तो भी उसे अच्छी सफलता यहाँ पर वो जरूर दिलाएंगे। लग्न पे भी बैठे होने के कारण से यहाँ पर हंस नामक पंच महापुरुष योग जरूर बनता है और लग्न में बैठ करके जातक को बहुत ही बुद्धिमान बनाते हैं, उच्च शिक्षा का मालिक बनाते हैं। और यदि बाल्यकाल के अंदर ये महापुरुष योग फलित हो, ऐसे जातक बहुत ही अच्छी विद्या को प्राप्त करते हैं और जीवन के अंदर एक श्रेष्ठ पद को भी अपनी विद्या से जरूर हासिल करते हैं। क्योंकि मीन लगन की कुंडली के अंदर बृहस्पति
पंचम भाव को भी देखेगा जो शिक्षा का होता है। और ऐसे में यदि बाल्यावस्था में बृहस्पति की महादशा लग जाए तो जातक पढ़ाई में बहुत ही होशियार होगा और विद्या के बल पर अपने जीवन के अंदर सारी उपलब्धियों को हासिल जरूर करेगा। दर्शकों, हंस नामक पंच महापुरुष योग केवल 2 लग्न के अंदर शुभ फल नहीं देता है। पहला तुला लग्न और दूसरा मकर लग्न। इन दोनों लग्न के अंदर ये पंच महापुरुष योग बनता है और ये जातक को अच्छे फल नहीं देता है। उसके अलावा वृषभ लग्न, सिंह लग्न, वृश्चिक लग्न और कुंभ लग्न के अंदर ये योग बनता ही नहीं है। ऐसे में जातक को इसका कोई फल नहीं प्राप्त होता है और बाकी लग्न के अंदर जातक को हमेशा शुभ फल प्रदान करते हैं। दर्शकों, एक और धारणा है कि हंस नामक पंच महापुरुष योग यानी यदि सूर्य और चंद्रमा भी साथ आ जाएं तो ये योग भंग हो जाता है। लेकिन हंस नामक पंच महापुरुष योग के साथ एक अपवाद ये लागू होता है कि यहाँ पर चंद्रमा के साथ आ जाने से एक नए योग का निर्माण होता है जिसे हम गज केसरी योग कहते हैं। ऐसे में हंस नामक पंच महापुरुष के साथ में यदि चंद्रमा भी यहाँ साथ आकर के योग बना देते हैं तो यहाँ पर गज केसरी योग और बन जाता है। ऐसे में हंस नामक पंच महापुरुष योग यहाँ पर कैंसिल नहीं होता है बल्कि गज केसरी योग की एक स्पेशल पावर भी यहाँ पर उसे मिलती है। हाँ, इतना जरूर है कि कुंडली के आधार पर यह तय होता है कि जातक को ये महापुरुष योग शुभ है या अशुभ है। तो दर्शकों, आज मैंने आपको एक और महापुरुष योग जो कि बृहस्पति से बनता है, हंस नामक पंच महापुरुष योग, उसके बारे में बिल्कुल डिटेल में आपको जानकारी दी है ताकि आप अपनी कुंडली के आधार पर ये देख सकते हैं कि आपकी कुंडली में योग बन रहा है या नहीं, और अगर बन रहा है तो आपको शुभ फल देगा या अशुभ फल देगा। दर्शकों, उम्मीद करता हूं आपको मेरा वीडियो जरूर पसंद आया होगा। अगले वीडियो में आगे की नई जानकारी लेकर फिर मैं आपके सामने आऊंगा। तब तक हमारे चैनल पर बने रहिए। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।